बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, इट्स मी आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का। आज हम कोलिजन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कोलिजन की डेफिनेशन की थी और मैंने ये दो टाइप्स कोलिजन के लिखे थे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ का मैंने कहा था फ़र्क है, और वो ये है कि अगर आप कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जीज का सम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन चेक करें, तो अगर बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज का सम सेम आता है तो इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जीज का सम बिफोर द कोलिजन डिफरेंट हो काइनेटिक एनर्जीज के आफ्टर द कोलिजन के सम से, तो हम कहेंगे ये कोलिजन इन इलास्टिक है। और डेली लाइफ में मैंने कहा था कि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो आज मैं पहले इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा, जिसमें हम ये चार एग्जांपल्स में से हर एक पे एक एक जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं पास्ट पेपर्स में। बाकी तो दोनों कोलिजन्स जो है बाकी फ़र्क इनमें नहीं है, क्योंकि अगर हम मोमेंटा की बात करें, मोमेंटम वेक्टर है, तो अगर बिफोर कोलिजन पार्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो कि कोलाइड हो रही है उनके मोमेंटा का सम बिफोर कोलिजन देखा जाए और आफ्टर कोलिजन उनके मोमेंटा का सम देखें तो वो हमेशा सेम रहता है। और ये इन इलास्टिक में भी ऐसा ही होता है, और बिल्कुल इसी तरह टोटल एनर्जी इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में कंजर्व्ड रहती है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का जो है कुछ हिस्सा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले इनको हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर इलास्टिक कोलिजन पे जाएंगे। सबसे पहले हम गन फायर की अगर बात करें, तो मैंने कहा कि ये इन इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल है। दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक गन है और उसके मास को मैं M1 कह देता हूँ, और साथ में एक बुलेट है जिसका मास M। दोनों की वेलोसिटीज 0 है, बिकॉज इनिशियली मैं इनको रेस्ट पे एज्यूम करता हूँ, और जब ये फायर होता है ये V1 और V2 बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायर, तो फायर हो जाए तो फिर एक वेलोसिटी होती है V1 डैश, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड हियर इज़ V2 डैश, दैट टू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये गन की रिकाइल की वेलोसिटी होगी और ये बुलेट की आगे जाने की वेलोसिटी होगी। अब हमें प्रॉब्लम इस तरह दिया गया होता है कि इन दोनों वेलोसिटीज में से एक मालूम होती है, दूसरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो तरीका ये होगा कि आप मास जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चूँकि ये आपके पास बेटर ऑप्शन है विदाउट थिंकिंग ऑफ वेदर the collision is elastic or inelastic. You can always use this conservation of momentum. So before the firing, मोमेंटम जो था एक का P1 था, एक का P2 है। आफ्टर द फायरिंग मैं एज्यूम करता हूँ कि वो P1 डैश और P2 डैश है। P1 जो है दैट इज M1 V1 प्लस P2 इज M2 V2, and then here we have M1 V1 dash plus M2 V2 dash. V1 dash and V2 dash are velocities after the fire. So V1 और V2 को चूंकि मैंने जीरो एज्यूम किया था, तो वेलोसिटी जीरो होंगी तो मोमेंटा भी जीरो होंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ ये बच जाता है M2 V2 dash। और अब अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो मैं आसानी से ये कर सकता हूँ M1 V1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 V2 डैश, एंड रीअरेंजिंग V1 डैश इज M2 डिवाइडेड बाई M1 विद माइनस साइन, यहाँ पर मैं माइनस V2 डैश लिखूंगा। ये माइनस साइन ये शो करता है कि अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो फाइनली ये ज़रूरी है कि इन दोनों की वेलोसिटीज़ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वन डायमेंशनल केस है तो फिर हम नेगेटिव से डायरेक्शन का को स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इससे मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल गन का जो मास है M1 दैट इज़ 5 kg, और बुलेट का जो मास है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 100 ग्राम्स है। अब अगर इनिशियली दोनों ज़ीरो पे हैं और आफ्टर द फायर
बुलेट का अगर मैं कह दूं कि उसकी वेलोसिटी जो है 200 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर आप बताएं कि गन की रिकॉइल की वेलोसिटी क्या होगी। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली substitute the values in this formula. You get v1 dash, the recoil velocity of the gun, that is equal to m2, that is mass of the bullet, that is 100, but it is in grams। और नीचे जो है गन का जो मास है वो किलोग्राम्स में है। तो चाहे दोनों को ग्राम्स में लिखें या चाहे दोनों को किलोग्राम्स में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जहाँ पे भी रेशो आता है तो वहाँ पर यूनिट्स कन्वर्जन पे टाइम ज़ाया ना करें क्वेश्चंस में। बस इसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, ऊपर 100 है, 100 ग्राम्स है और नीचे 5000 ग्राम्स लिख लूँगा, बिकॉज 5 किलोग्राम इज़ 5000 ग्राम्स। और ग्राम ग्राम के साथ फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरह से मेरे लिए आसान होगा। और साथ में V2 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। V2 जनाब मेरे पास है 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से बड़ी आसानी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। 5 1 इज़ 5, 5 4 are 20, so I get 4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। कभी कभी रिकॉइल वेलोसिटी गिवन होती है और आपसे गन की बुलेट की वेलोसिटी मांगी होती है, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि V2 डैश, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, m2/m1 उस साइड पे जाकर m1/m2 हो जाएगा और यहाँ पर V1 डैश हो जाएगा। याद रहे ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है कि ये ओरिजिनल वेलोसिटी यानी बुलेट की वेलोसिटी और गन की रिकॉइल की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल सकता है। फिर अगर गन फायर की बजाय ये किसी एक्सप्लोजन की बात की जाए, मैं इसको दोबारा से ज़रा रिमूव कर दूँ, एक्सप्लोजन की बात करूँ तो एक्सप्लोजन के नतीजे में फॉर एग्जांपल इनिशियली एक मास है और उसके एक्सप्लोजन के नतीजे में 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं पहले सिंपल केस ले लेता हूँ, 2 टुकड़े इसके बन जाते हैं और एक टुकड़े का मास है लेट सपोज m1 और दूसरे टुकड़े का मास है m2। तो m1 राइट पे जा रहा है, m2 लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है। और m1 की वेलोसिटी है v1 डैश और m2 की वेलोसिटी है v2 डैश। अगर एक्सप्लोजन के नतीजे में ये जो भी क्रैकर है या बम है इसके 2 टुकड़े हो गए हैं बिफोर द एक्सप्लोजन, इसका मास था वो कैपिटल M, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, जिसमें ये दोनों कंबाइन थे। दैट कैपिटल M क्लासिकली इज इक्वल टू m1 प्लस m2। वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी बाइंडिंग एनर्जीज और मास डिफेक्ट्स। सो क्लासिकली ये दोनों मासेस इनका सम बिफोर द एक्सप्लोजन और आफ्टर द एक्सप्लोजन जो है वो सेम रहता है। सो हम ये इज्यूम कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं रहती। बहरहाल क्लासिकली आप ये इज्यूम कर सकते हैं कि बिफोर द एक्सप्लोजन मासेस का सम और आफ्टर द एक्सप्लोजन ये सेम है। तो ऐसी सूरत में और बिफोर द एक्सप्लोजन तो वेलोसिटी 0 है, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को मैं v कह रहा हूँ। अब जब एक्सप्लोजन होगा और आप में से दोनों में से किसी एक की आपसे वेलोसिटी मांगी जाए तो आप इस तरह करेंगे, वंस अगेन द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन p है और आफ्टर द कोलिजन p1 डैश प्लस p2 डैश है। मैंने सिर्फ p लिखा क्योंकि एक ही सिस्टम है, उसका अपना कोई मोमेंटम होगा और वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, दैट इज़ 0। एंड देन आफ्टर द एक्सप्लोजन एक हो जाता है m1 v1 डैश, दूसरा हो जाता है m2 v2 डैश। रीअरेंज करने पे मुझे मिलता है m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। माइनस साइन होगा जो ये बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट राइट पे जाता है तो दूसरा उसका पार्ट लेफ्ट पे जाएगा। वंस अगेन द सेम प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस। कभी कभी इस तरह होता है कि थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट बताई होती है। इनिशियल मोमेंटम भी गिवन होता है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और फिर उसके बाद जो है ब्लास्ट हो जाता है, उसका एक टुकड़ा पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाता है, एक आगे की तरफ रिकॉइल हो जाता है, तब उसकी मोमेंटम की बात तब उसका मोमेंटम क्या होगा। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल M मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ टोटल सिस्टम ये लिखेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए।
और फिर आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का भी फिर आप ख्याल रखेंगे कि अगर ये राइट पे जा रहा है और ये V1 है तो ये साइन और ये साइन सेम होंगे, जबकि ये साइन इसके अपोजिट होगा। आप वेलोसिटी इसको पुट करेंगे ना तो ये वेलोसिटी तो चूंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है इसको फिर आपने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। बाकी इसी तरह से आप इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम गिवन होगा तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वही प्रिंसिपल आप यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि दो पार्टिकल्स ना दिए गए हों आफ्टर एक्सप्लोजन। तो अगर एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ दो पार्टिकल नहीं बने बल्कि 4 पार्टिकल बने हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर और नीचे, इस तरह वो अमूमन ऐसे देंगे कि उनके आप रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स करने में आसानी होगी। ऐसा प्रॉब्लम इंट्री टेस्ट वगैरह में MCQs के टेस्टों में नहीं आता जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो या बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अमूमन 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है, X कंपोनेंट्स को आपस में और Y कंपोनेंट्स को आपस में लेना है, यानी दोनों कंपोनेंट्स P1 प्लस P2, P1x प्लस P2x, P1y प्लस P2y, तो इनको आपस में ट्रीट करना है और इनको आपस में ट्रीट करना है, ठीक है। ये जो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x को आपस में और y कंपोनेंट्स को आपस में बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे पहले हमने 1 डायमेंशनल केस में किया। इसके बाद जो है इस पे ऐसे क्वेश्चन के स्टिकिंग आफ्टर द कोलिजन, यानी कोलिजन हो जाने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्टिक हो जाते हैं, यानी स्टिकिंग अपॉन कोलिजन। एक ऑब्जेक्ट M1 है, एक ऑब्जेक्ट M2 है, और जब ये कोलाइड हो जाएं तो ये स्टिक हो जाते हैं और उन पहले एक की वेलोसिटी जो है क्या है, इसको मैं कह देता हूँ V1, दूसरे की वेलोसिटी V2 है, ये कोलाइड हो जाते हैं और कोलिजन के बाद ये दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही सिस्टम बन जाता है और ये आगे की तरफ मूव करते हैं विद सम वेलोसिटी v एंड नाउ देयर मास कैन कंबाइनली बी कॉल्ड एज कैपिटल M। तो ये एग्जैक्टली वो एक्सप्लोजन के रिवर्स वाला प्रॉब्लम है कि इसमें इनिशियली एक का मोमेंटम M1 है, दूसरे का V1 है और फिर M2 V2 और ये मिलकर कैपिटल MV हो जाता है। तो फिर अगर आप इनमें से जो है जो चीज़ें एक कोई अननोन होगा वो आपसे मांगा गया होगा, या कहेंगे कि उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। गाड़ियों की मिसाल दे सकते हैं, मैग्नेट्स की मिसाल दे सकते हैं। तो फिर आप इसको इस बेसिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, रीअरेंज करना है। याद रहे जब वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव साइन का ख्याल आपने रखना है, ये आपके लिए अहम होगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम में गलती हो सकती है। और फिर बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियर डिके जब होता है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस है और वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, या सिर्फ प्रोटॉन निकल जाता है, न्यूट्रॉन निकल जाता है, या सिर्फ न्यूट्रॉन निकल जाता है, कोई एक पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल जाता है तो ये एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। ये इनिशियली फॉर एग्जांपल X था, अब ये Y हो गया, साथ में ये अल्फ़ा पार्टिकल निकला। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जी किसी न्यूक्लियस से पार्टिकल निकला, वो खुद पीछे की तरफ रिकॉइल हुआ और पार्टिकल आगे की तरफ उसने प्रोपेल किया, इमिट किया। तो ऐसी सूरत में आपसे वंस अगेन वेलोसिटी मांगी जा सकती है। तो ये न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल इनिशियली इसका मास कैपिटल M था और फिर इसका मास जो है मास ऑफ अल्फ़ा एंड मास ऑफ Y, तो ये इन दोनों के सम के बराबर है। तो अगर आप फाइनल मास की बात करें यानी My, सो दैट वुड बी M माइनस M अल्फ़ा, यानी टोटल मास से अल्फ़ा का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मास मिलेगा। तो मैं अगर इस सिस्टम के लिए लिखूं सो MV, इनिशियली अमूमन न्यूक्लियस रेस्ट पे दिया जाता है तो V 0 होता है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन लिख लिया, एंड दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ अल्फ़ा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा आफ्टर द emission, and then mass of the remaining nucleus, the outer nucleus, and the velocity of that nucleus, this. And once again if we substitute V as 0 we get
एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा या वट एवर दैट पार्टिकल में भी, इस केस में मैंने अल्फ़ा लिया है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस एम वाई वी वाई डैश। नेगेटिव साइन वंस अगेन रिकाइल को शो करता है। तो अगर हम कभी कभी ये न्यूक्लियर फिजिक्स का भी इसमें ब्लेंड डाल देते हैं, मतलब वो थोड़ा सा ये भी पूछ लेते हैं कि क्या स्टूडेंट को ये मालूम है या नहीं कि अल्फ़ा के निकलने से मास में कितना चेंज आता है। तो अल्फ़ा के निकलने से मास में 4 का चेंज आता है। तो कभी कभी यहाँ पर लिखा होता है 4, ठीक है, 4 यूनिट्स यूनिफाइड मास वी अल्फ़ा डैश। और यहाँ पर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसका पहले मास नंबर ए था, अब उससे 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 यूनिट्स ये निकले हैं। तो यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल 4 न्यूक्लियंस निकलते हैं तो मास नंबर बाई 4 चेंज हो जाता है। तो वाई जो है a माइनस 4 होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इनिशियली अगर ये a है, मास नंबर a होता है, और यहाँ से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकले तो a माइनस 4 हो जाएगा, और इसका सिर्फ 4 हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा है तो इसका मास नंबर 4 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मैंने देखा है कई दफ़ा। तो ये नेगेटिव साइन वंस अगेन ये शो करता है कि ये रिकाइल है। एक इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन गन है और वो लगातार बुलेट्स फायर करता है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर। तो फोर्स जो है असल में चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर वो n बुलेट्स फायर कर रहा है, सो दैट वुड बी n टाइम्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और फिर अकॉर्डिंगली हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। p जो है वो mv है, सो n mv डिवाइडेड बाई t। इस तरह के इस फार्मूला से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर 10 बुलेट हैं, हर बुलेट का मास m है और हर एक की वेलोसिटी v है और इतने टाइम में ये फायर होते हैं, तो फिर वो टाइम भी गिवन होता है, वेलोसिटी भी गिवन होती है, मास गिवन होता है, n गिवन होता है। तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर आपको इम्पल्स चाहिए, यानी इम्पल्स ऑफ मशीन गन, अगर मशीन गन तो दैट वुड बी Ft इक्वल्स NmV। सो ये n नंबर ऑफ बुलेट्स के लिए, या इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि अगर 10 सेकेंड में एक बंदा 20 दफ़ा या 30 दफ़ा हैमर जो है स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पे, तो वो कितना उसको इम्पल्स दे रहा होता है। तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये आज के लिए काफ़ी है। इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स और प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।